देखो बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मैक्सवेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैक्सवेल थ्योरी तो ये कहती है कि भाई जब एनर्जी कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब होगी तो डेफिनेटली लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी धीरे 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 एक मेटल जो ना, एक मेटल का जो एटम है वो एनर्जी को अकोमुलेट कर लेगा और वो इजेक्ट कर देगा इलेक्ट्रॉन को, है ना, हर फ्रीक्वेंसी पे कर देगा। लेकिन हमने देखा कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बाद ही फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, हर फ्रीक्वेंसी पे इजेक्ट नहीं होते हैं। तो इसको सबसे पहले प्लैंक ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की और वहीं से शुरू होती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स ने अपनी क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की और फिर इस थ्योरी को देखो 1900 में ये थ्योरी दे दी किसने, मैक्स प्लैंक ने। ठीक है, मैक्स प्लैंक ने इस थ्योरी को दे दिया, कुछ पॉइंट उसके थे और फिर उसके बाद में आइंस्टीन ने 1905 में आइंस्टीन ने इसको क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया और एक्सटेंड किया। तो मैक्स प्लैंक ने कुछ बताया, फिर उसके बाद में आइंस्टीन ने कुछ ऐड किया, सब कुछ करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो थी, इट वाज गिवन बाय मैक्स प्लैंक एंड मॉडिफाइड बाय आइंस्टीन। उसके मेन पॉइंट क्या है, नंबर 1, यहां से जो है क्वांटम थ्योरी की यूं समझो कि अब शुरुआत हो चुकी है। पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट ये कहता है कि भी मैक्सवेल की थ्योरी ये कहती थी ना कि भी कोई भी बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी या अपने में से इमिट करेगी कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली नहीं करेगी, डिसकंटिन्यूसली करेगी। तो लिखो एनर्जी एब्जॉर्ब, अगर आप साथ साथ नोट डाउन कर सकते हो तो आप लोग कर सकते हो भाई। एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिटेड, एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिटेड बाय ए बॉडी, बाय ए बॉडी नॉट कंटिन्यूसली, नॉट कंटिन्यूसली बट discontinuously, discontinuously in the form of small packet of energy, small packets of energy, okay, small packet of energy called quantum। स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या बोला गया, क्वांटम, राइट। एनर्जी जो है छोटे छोटे पैकेट के रूप में एब्जॉर्ब होगी या एमिट होगी, सच पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम, ओके। नाउ दिस पैकेट ऑफ एनर्जी और क्वांटम, यू कैन से दिस पैकेट ऑफ एनर्जी, दिस पैकेट ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ लाइट, इन केस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन। उसको क्या बोला गया, फोटोन बोला गया, राइट। यहां से फोटोन वर्ड जो दिया गया है यहां से शुरुआत होती है, ठीक है ना। दिस पैकेट ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ लाइट स्पेशली इज कॉल्ड फोटोन। तो भी फोटोन अब जो है ना मार्केट में छा गया कि भी फोटोन जो है पार्टिकल है ना, लाइट जो है ना वो उससे बनी है, पैकेट ऑफ एनर्जी है। सेकंड थिंग जो बताई गई, एनर्जी ऑफ ए फोटोन, क्या लिखोगे, एनर्जी ऑफ अ लाइट फोटोन, एनर्जी ऑफ ए लाइट फोटोन is directly proportional to, is directly proportional to the frequency। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट वेव, ओके। सो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए प्लैंक ने यहाँ पे रखा एक कांस्टेंट और उसका नाम रख दिया अपने नाम पे, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट। वेयर एच इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड प्लैंक कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 6.626 इंटू 10⁻34। इसको 10 बार आप बोलोगे तो ये याद हो जाएगा। इसकी यूनिट रहेगी जूल सेकेंड, यही से इसकी यूनिट आती है। अगर मैं एच को इधर एक साइड में रख लो, ई अपॉन में न्यू, ठीक है। एनर्जी की यूनिट हो गई जूल, फ्रीक्वेंसी की होती है पर सेकंड, जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, जूल सेकंड, ठीक है।
तो इस तरीके से आप h की यूनिट को निकाल सकते हो। ये हो गए 2 पॉइंट, ठीक है। आफ्टर दैट जो थर्ड पॉइंट था वो क्या था? थर्ड पॉइंट ये था कि भाई जो टोटल एनर्जी होगी ना, थर्ड पॉइंट, द टोटल एनर्जी ऑफ लाइट वेव, टोटल एनर्जी ऑफ लाइट वेव। उस लाइट वेव में बहुत सारे फोटोन हो सकते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ लाइट वेव is given as E is equal to NH nu, where N is the number of photon। उस लाइट वेव के अंदर जितने नंबर ऑफ फोटोन होंगे उससे हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक फोटोन की एनर्जी h है, दूसरे की n। जब तक फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी सारे के सारे फोटोन जितने भी आएंगे, है ना। अब हो सकता है कि भी वो एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे, डेफिनेटली आते हैं, स्ट्रेट लाइन में आते हैं, लाइट ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, तो एक के पीछे एक के पीछे एक, लाइक दिस, ऐसे रहेंगे, वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इनके बीच की डिस्टेंस है ना, आज तक कोई मेजर नहीं कर पाया है और ना कोई कर पाएगा, दो फोटोन के बीच की दूरी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतने फास्ट मूविंग है ना, ये इतने फास्ट मूविंग है, कोई भी कैमरा इनको जो है ना ऐसे रोक के और ये हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। कोई कैमरा, कोई टेक्निक, कोई ऐसी चीज नहीं है जो दो फोटोन के बीच की डिस्टेंस को मेजर कर दे, ठीक है। और लकीली इसकी जरूरत भी नहीं है ना। एक फोटोन के बाद में दूसरा फोटोन अगर थोड़ी बहुत दूर भी हो जाएगा तो फर्क क्या पड़ता है, स्पीड तो वही है उसकी, बहुत ज्यादा स्पीड है, ट्रमेंडस स्पीड है, हाईएस्ट स्पीड है, आज तक के नॉन पार्टिकल में हाईएस्ट स्पीड है। अच्छा, दूसरा, ये जो पार्टिकल है अगर उनके अंदर वेव नेचर है तो ये भाई ऐसे भी आ सकते हैं, लाइक दिस, है ना, ऐसे भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो जैसे भी वो ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी इसी बात पे आगे जो है चर्चा होगी कि लाइट के अंदर है ना जो भी जितनी भी वेव है उसकी ड्यूअल नेचर होती है। जैसे एक पार्टिकल की ड्यूअल नेचर होती है, सबसे पहले प्रूव हुआ यहां से, ये पॉइंट नोट डाउन हो गया बेटा, थर्ड वाला हो गया, थर्ड वाला नोट डाउन करो, थर्ड वाला नोट डाउन कीजिए, फिर हम धीरे धीरे मूव करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में, ताकि हम अगली कॉन्सेप्ट कर सकें फटाफट, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम अगली कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। द नेक्स्ट वन इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये प्रूव हो गया था कि भाई जो लाइट है ना वो पार्टिकल की बनी हुई है, क्योंकि वेव अगर मैं उसकी नेचर मान लेता हूं तो वो इस इफेक्ट को क्लियर नहीं कर पाती है कि एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि भी उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 10 फोटोन आके टकराएं, इसकी एनर्जी को बढ़ाएं और फिर वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। नहीं, ये बोलेगा मैं निकलूंगा एक फोटोन से ही। अब फोटोन को डिसाइड करना पड़ेगा कि उसकी एनर्जी h न्यू नॉट से कम है या ज्यादा। न्यू नॉट से कम हुई तो मैं बिल्कुल नहीं निकलूंगा। तो इससे ये पता चला कि लाइट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये कॉन्सेप्ट बेटा हम पढ़ेंगे। पहली बात तो इसके अंदर दो चीजें हैं, एक है ब्लैक बॉडी और दूसरी है रेडिएशन, ठीक है, ओके। फिर ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है इसको मैक्सवेल की थ्योरी एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाई और हमारी प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया वो देखेंगे, ओके। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को हाउ इट कैन बी एक्सप्लेन। देखो भाई, ब्लैक बॉडी एक्चुअल में कोई भी एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर लाइट वेव गिरे, फॉल अगर होती है तो उसको कंप्लीटली एब्जॉर्ब करे, ठीक है। जैसे मान लो 10 जूल की एनर्जी है तो 10 जूल को पूरा का पूरा वो ऑब्जर्व कर ले, उसमें से 0.0001 जूल भी वो रिफ्लेक्ट न करे। ऐसी होती है परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है। दुनिया में आज तक की कोई भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन तो होता है भाई, है ना। लेकिन हम मान के चलते हैं कि चलो भाई एक साइंटिस्ट ने कोशिश भी की कि भाई ये देखो इस तरीके से ना एक ब्लैक बॉडी को बनाया जा सकता है। कैसे? उसने ऐसे लिया, ठीक है, लाइट को यहां से एंटर करवा दिया, बिल्कुल एक छोटा सा होल है, बिल्कुल
वेरी वेरी स्मॉल होल, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल होल, ठीक है, लाइक दिस, यहाँ से एंटर करवा दिया। ओके, यहाँ से जब ये लाइट एनर्जी गई, जिसकी एनर्जी ई मान लेता हूँ, ई इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, एन एच न्यू है। जब ये यहाँ पे गई तो यहाँ पे उसने क्या किया, एक छोटा सा मिरर ऐसे लगा दिया, लो भी ये लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पे गई तो एक ऐसे लगा दिया, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई। उसने इतने मिरर उसके अंदर लगाए कि ये जो एनर्जी है ना, इस बॉडी के अंदर ही है, उस बॉडी के अंदर ही है, ओके, उस बॉडी के अंदर ही है, एब्जॉर्ब हो गई, चलती जा रही है। ओके, ब्लैक बॉडी की एक तो खासियत होती है, क्या ब्लैक बॉडी क्या होती है, which completely absorb the light falling on it। क्या लिखोगे आप ब्लैक बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक, इट एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी कंप्लीटली, पहली बात तो ये बेटा। ओके, सेकंड थिंग, इट एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी कंप्लीटली। लेकिन जब इसके बाद में, जैसे मान लो इसने एनर्जी को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया, ब्लैक बॉडी के अंदर एनर्जी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती, एक टाइम ऐसा भी आएगा ना जब वो इमिट भी करेगी, है ना। तो ब्लैक बॉडी से एमिट होने वाली जो रेज हैं, जो रेडिएशंस हैं, है ना, आफ्टर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, दोज आर नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ओके, सेकंड क्या लिखेंगे, आफ्टर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, आप लिखो व्हेन लाइट इज एमिटेड, व्हेन लाइट इज एमिटेड in the form of rays, in the form of rays or radiation after complete absorption by a perfectly black body is called black body radiation। लो, क्या चीज समझ में आई बेटा, when light is emitted, when light energy, आप ये बोल सकते हो लाइट, ओके चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, when light is emitted in the form of rays or radiations after complete absorption by a perfectly black body is called black body radiation। कैसे होगा देखो, अब मान लो बहुत सारे फोटोन इसके अंदर जा चुके हैं भाई, एक टाइम तो डेफिनेटली, चाहे वो 10 सेकंड बाद आए या 5 सेकंड बाद आए, कुछ ना कुछ ऐसे होगा कि भाई ये लो अब की बार जो ना ये एनर्जी फुल जो ना ऐसे जा रही है, इतनी एनर्जी होगी इसके अंदर, क्योंकि सारी की सारी लाइट है उसके अंदर, तो मैक्सिमम फोटोन अब बाहर आएंगे। अब उस टाइम जो एनर्जी जो निकल रही है, दिस इज कॉल्ड BBR, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। कंप्लीटली एब्जॉर्ब किया और फिर जो ना कंप्लीटली वो क्या करेगी, एमिट भी करेगी, कुछ रखेगी भी नहीं, बोला जितना एब्जॉर्ब किया उतना वापस करूंगी, ठीक है। दिस इज क्या हार्मफुल डिपेंड करेगा कि उसके अंदर से कितनी फ्रीक्वेंसी की आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ब्लैक बॉडी, आप ये मत सोचो कि भाई एक्चुअल में क्या होता है ना, जो ब्लैक कलर होता है, ब्लैक कलर, जैसे मान लो ब्लैक कलर है, ठीक है, ब्लैक कलर क्यों दिख रहा है, कंप्लीट लाइट, ये मटेरियल ऐसा है, इसके एटम ऐसे हैं इस इंक के, जितनी लाइट गिर रही है पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो गई, हमारी तरफ कुछ भी रिफ्लेक्ट होके नहीं आया। लेकिन अगर मैं इस पोर्शन को देखो यहाँ पे जितनी लाइट यहाँ पे गिर रही है पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अपीयरिंग व्हाइट टू अस। तो नॉर्मली जो बॉडीज कंप्लीटली एब्जॉर्ब करती है ना, कंप्लीटली एब्जॉर्ब, वो होती है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। लेकिन परफेक्टली ब्लैक तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो फिर भी रिफ्लेक्ट होता है ना। ओके, चलिए अब ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का एक एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये है भाई एक आयरन का पीस, ठीक है, एक आयरन का पीस है, ओके, एक आयरन का पीस है और आयरन की रोड मान सकते हो, कुछ भी मान लो, ये इट इज आयरन। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इसको भाई गर्म करना शुरू करता हूं। नीचे मैंने लगा दिया एक बर्नर, ठीक है, नीचे मैंने एक बर्नर लगा दिया, ठीक है। मुझे ये बताओ जब ये गर्म होगा तो पहले आपको किस कलर का दिखेगा,
रेड कलर का, वेरी गुड। पहले इसका कलर आएगा रेड, फिर उसके बाद में और हीट करते जा रहे हैं, कैसे दिखेगा? हाँ, और भी हीट करते जा रहे हैं धीरे धीरे। हाँ नहीं, रेड के बाद में ये होगा येलो, ठीक है, येलो दिखेगा। और गर्म करते जाओ, और गर्म करते जाओ, फिर ये हो जाएगा व्हाइट, व्हाइट टाइप में, येलो एंड येलो व्हाइट टाइप। और लास्ट में अगर और भी गर्म करते गए तो अब ये हो जाएगा ब्लू, ठीक है। यानी कि आप इसको हटा दो, चलो, रेड येलो एंड ब्लू, रेड से ब्लू की तरफ शिफ्ट होता है ना। तो ये जो कलर जो चेंज हो रहे हैं, ठीक है, कलर चेंज हो रहा है। कलर एक्चुअल में है क्या? किसी भी वेव का जो कलर है, कलर एक्चुअल में है क्या? व्हाट इज कलर? कलर ऑफ वेव का मीनिंग क्या है? कलर ऑफ वेव का मीनिंग ये है, हर कलर की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है। जैसे रेड कलर है, तो मैं जैसे मान लेता हूं रेड कलर जो है ना 7600 एंगस्ट्रम, इसकी वेवलेंथ होती है लैम्डा, ओके। और लास्ट में जाते जाते वोयलेट जो होता है उसकी होती है 3800, हमने देखा था विबग्योर में, है ना। हर एक कलर की 7601 नेक्स्ट वेवलेंथ, फिर उसके बाद में एक और वेवलेंथ, एक और, हर वेवलेंथ का अपना एक कलर होता है। तो अगर मैं बात करूं ना कलर की, कलर ऑफ वेव इज रिलेटेड टू वेवलेंथ, is related to wavelength of wave, okay, one color one lambda, okay, second color, इसका मतलब वो लैम्डा चेंज हो गया, सेकंड लैम्डा, ओके। सो कलर का मतलब, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये कलर, मतलब मैं उसकी वेवलेंथ बता रहा हूं, एक तरीके से ये सोच लो। अब एक बात सोचिए जनाब, अगर ये एक ईएम वेव है, लाइट इज एन ईएम वेव, जो टकरा के हमारी तरफ आ रही है, या इसमें से जो लाइट आ रही है, दैट इज एन ईएम वेव। तो अब C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होती है। जब उसकी लैम्डा चेंज हो रही है, कलर चेंज हो रहा है, तो लैम्डा भी चेंज हो रहा है। लैम्डा चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, क्योंकि लाइट की वेलोसिटी तो सेम है ना। तो इसका मतलब ये है कि भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है ना। अब मैक्सवेल की जो थ्योरी है वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, ठीक है, कि इसका कलर क्यों चेंज हो रहा है। मैक्सवेल की थ्योरी क्या कहती है, देख लेते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, यानी कि ये जो इसके इस बॉडी में से जो लाइट एमिट हो रही है ना, जब ये रेड दिख रहा है इसका मतलब क्या है, उसमें से रेड लाइट एमिट हो रही है तो हमें रेड दिख रहा है। जब वो येलो लाइट एमिट कर रहा है तो येलो लाइट, ब्लू है तो ब्लू। तो मैक्सवेल की थ्योरी क्या कहती है, मैक्सवेल थ्योरी यहाँ पे फेल क्यों हुई, मैक्सवेल की थ्योरी फेल क्यों हुई? वो ये कहती है कि भी लाइट तो जो है ना कंटिन्यूसली बाहर आ रही है, ठीक है, कंटिन्यूसली बाहर आ रही है, तो इसका मतलब वो जो कलर है ना, कलर की इंटेंसिटी तो चेंज हो सकती है, कलर की इंटेंसिटी चेंजेबल है, बट कलर चेंज नहीं हो सकता, बट कलर कैन नॉट बी चेंज्ड। मैक्सवेल ने ये बोल दिया, कलर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर रेड कलर है ना, तो रेड कलर आपको एक बार जैसे हल्का रेड कलर, थोड़ा सा मीडियम रेड कलर, मतलब उसकी इंटेंसिटी, रेड कलर की इंटेंसिटी तो चेंज हो सकती है। मैक्सवेल की थ्योरी ये कहती है कि इंटेंसिटी चेंज हो सकती है, इंटेंसिटी चेंजेबल, लेकिन उस कलर कैन नॉट बी चेंज्ड। तो वो तो ये इस एक्सपेरिमेंट को नहीं एक्सप्लेन कर पाई। इसको किसने एक्सप्लेन किया? ये तो फेल, खत्म। इसको एक्सप्लेन किया मैक्स प्लैंक थ्योरी ने, ठीक है, मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। वो क्या कहती है, जब हम इसको एनर्जी दे रहे हैं ना, जब हम इसको एनर्जी दे रहे हैं, वहां पे आयरन के एटम है, ठीक है, आयरन के एटम दूर दूर बैठे हैं, जहां पर भी हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, जो हमने उसको दी, हीट एनर्जी जो भी है ना, हीट एनर्जी मान लो, ई एनर्जी उसको हमने दी। जैसे ही वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो उनके बीच में क्या हो जाते हैं, वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं। ये पास में आते हैं, कभी ये दूर जाते हैं, ये पास में आते हैं, कभी ये दूर जाते हैं। यानी कि दो एटम या कोई भी एटम अगर उनके बीच में बॉन्ड है तो ऐसे, और अगर मान लो फ्री एटम है
तो फिर ये वाइब्रेट करता है। ठीक है, इसके अंदर लीनियर मोशन आ सकती है, इसके अंदर रोटेशनल आ सकती है, कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन मेटल के अंदर बाउंडेड है। मेटल के अंदर मेटल दोनों बाउंडेड, एटम दोनों एक दूसरे से बाउंडेड है, तो इसके अंदर वाइब्रेशन सेटअप हो जाते हैं। ठीक है, ओके, तो भाई एनर्जी अब्जॉर्व की इसने और वाइब्रेशन सेटअप हो गए। जब एनर्जी इसमें से एमिट होगी तो इस वाइब्रेशन के जितनी फ्रीक्वेंसी है ना, इस वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी एमिट होगी, याद रखना। ओके, क्योंकि जब वो एनर्जी छोड़ेगा, एक बार एनर्जी ली, वाइब्रेशन करने लग गया, अब वो एनर्जी छोड़ेगा, अपनी उसी स्टेट में आएगा, तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उतनी एनर्जी एमिट करेगा। E इक्वल टू एच न्यू, इस फोटोन की टर्म में वो एमिट करेगा। ओके, अगर ज्यादा एनर्जी देंगे तो भाई एमिटेड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होती जाएगी। तो यहां से यहां वेवलेंथ कम होती जाती है। लैम्डा जो है ना धीरे धीरे, जैसे 5000 4000 है ना, ऐसे 4000 टाइप में पहुंच जाता है। तो ये वेवलेंथ यहां से यहां क्यों डिक्रीज हुई, वो इसके अकॉर्डिंग ज्यादा हीटअप करेंगे, ज्यादा एनर्जी लेगा, ज्यादा वाइब्रेशन सेटअप होंगे, हैवी वाइब्रेशन सेटअप होंगे। अब जितनी एनर्जी अब्जॉर्ब की है वाइब्रेशन करने के लिए उतनी ही एनर्जी एमिट करेंगे, और वो एनर्जी फोटोन की एनर्जी के बराबर होगी जितना उसमें से आ रहा है। और क्योंकि ज्यादा एनर्जी देंगे तो भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, मतलब है ना, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब वेवलेंथ कम, तो वेवलेंथ रिड्यूस होती है। तो मैक्स प्लैंक ने तो इसको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई साहब जब हम इसको ज्यादा हीटअप करते हैं ना तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी, और वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ इज लाइक ए कलर, तो क्या होगा, वो कलर चेंज होगा। ओके, तो इस तरीके से उसने उसको एक्सप्लेन किया। इसको मैं 3 से 4 लाइन में कवर अप करवाऊंगा, व्हाई द कलर इज चेंज्ड। ओके, आई थिंक ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, आप ये वाला पॉइंट लिखो, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, ये वाला पॉइंट लिखो, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी कलर कैन नॉट बी चेंज्ड बट इट्स इंटेंसिटी इज चेंजेबल। ये वाला पॉइंट बोल के उन्होंने छोड़ दिया। ओके, भाई आई तो चेंज हो सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग लैम्डा कांस्टेंट होना चाहिए, लैम्डा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकता, जबकि इसके अंदर तो वेवलेंथ ही चेंज हो रही है, तो दैट वाज नॉट आंसरेबल। हम लिखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ बीबीआर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ बीबीआर। ये पता होना चाहिए, पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार पूछा जाता है कि कैसे कलर चेंजेस होते हैं। हाँ, तो लास्ट में अगर और ज्यादा करेंगे ना, रेड येलो व्हाइट, व्हाइट सबसे लास्ट में आएगा बेटा, रेड येलो ब्लू, और फिर बाद में तो सारी की सारी एनर्जी वो एमिट करता है। ठीक है ना, हाँ, लास्ट में फिर प्योर व्हाइट, एकदम व्हाइट दिखने लगता है, एट लास्ट व्हाइट। ओके, फिर उसके बाद में क्या होगा ना, जितनी एनर्जी वो लेता है पूरी की पूरी एनर्जी फिर वो एमिट करता है। हो गया, चलिए लिखिए बेटा, when iron rod is heated then vibrations are set up between the bonded atoms, okay, between the bonded atoms. So energy is absorbed by the vibrations,
बाय द वाइब्रेशनल मोशन, आप ये भी लिख सकते हो, बाय द वाइब्रेशनल मोशन। नाउ व्हेन एनर्जी इज एमिटेड, then 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 E is equal to h nu, then E is equal to h nu. When we continue heating, then emitted energy increases. This implies that nu increases, then emitted energy E increases. This implies that nu increases, and hence lambda decreases. That is red to yellow to blue. ओके, रेड की जो लैम्डा होती है बेटा वो 7600 के आसपास होती है एंगस्ट्रॉम। येलो की आप बोल सकते हो 5500 के आसपास, ओके, या 5900 के आसपास, राइट। और ब्लू की आप बोल सकते हो 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास, इसलिए डिक्रीज हो रही है। एंड हेंस दिस कलर आर अपीयर्ड। लास्ट में आप क्या लिखोगे, एंड हेंस सच कलर्स आर अपीयर्ड, ओके। तो इस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया। So this was the black body radiation. Sometimes they ask what is black body. Okay, anybody which absorb the light completely is called complete absorption होगा और complete emission होगा। वो अपने पास रखेगी भी कुछ नहीं, जब emit करेगी तो पूरा emit करेगी। Okay, now let us move to the next topic. Outcome of photoelectric effect and black body radiation. What was the outcome? This is very important to know here. What was the main result of these two phenomena? Okay. The main outcome was the light is made up of, or you can say the light wave is also having particle nature. The light is also having particle nature. Okay, and the particle is what? Particle is photon. Particle is nothing else, it is photon. So in the 1905 this concept was put forward by Einstein. Okay, by Einstein. The light is having dual nature, or you can say light is having dual nature. And what was that dual nature? One is wave nature and another one is particle nature. Okay beta, this concept now was among the scientists. Okay, and now they were thinking about, okay, light is a wave but it may have the particle nature also. Okay, sometimes a question is asked, which phenomena can explain wave nature of light? कौन कौन से ऐसे फिनोमिना है, आप 4 एग्जांपल बताइए। जैसे कि आप बोल सकते हो इंटरफेरेंस, फिर उसके बाद में आप बोल सकते हो डिफ्रैक्शन, फिर उसके बाद में आप बोल सकते हो डिस्पर्सन, refraction. All these are the phenomena which explain wave nature. Particle nature में कौन कौन से जाएंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
number 1, and number 2 black body radiation, BBR. Okay, black body radiation, these two phenomena. Note it down. हो गया, जल्दी करो बेटा। हो गया ना, ठीक है। अब देखो भाई, यहां तक आते आते इतना पता लग गया था कि लाइट की जो ना ड्यूअल नेचर हो सकती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं अब, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। बोहर एटॉमिक थ्योरी बोलो इसको, या बोहर एटॉमिक मॉडल, एक ही बात है, बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। ये 1916 के आसपास बेटा उसने दिया था बोहर ने, ठीक है। और जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फिनोमिना था, दैट इज यू कैन से एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी लोग जो ना यूज करने लग गए थे वहां तक आते आते, ओके। एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, या फिर मैं बोल सकता हूँ एब्जॉर्प्शन, ये दोनों मैं आपको बताऊंगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके जो रिजल्ट थे ना, इसके जो ग्राफ आए थे, ठीक है, कैसे आएंगे हम पूरा पढ़ेंगे। हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम, यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझना बेटा। हाइड्रोजन एटम मतलब एक प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इसके बाहर ऑर्बिट में। तो हाइड्रोजन लाइक एटम को बोर ने लिया ऐसे एटम या एटॉमिक स्पीसीज, ठीक है, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, जैसे हीलियम है, अगर मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो क्या बन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो इसका एमिशन स्पेक्ट्रा या एब्जॉर्प्शन इसने एक्सप्लेन कर दिया, हाइड्रोजन का इसने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। लिथियम का 2 पॉजिटिव आयन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम 110% इसने एक्सप्लेन कर दिया। तो इसकी जो एटॉमिक थ्योरी है ना, उसमें दम तो था, ठीक है, कि भाई उसने एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो कि प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है और वो एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। लेकिन जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम थे ना, जैसे मान लो मैं सोडियम ले लेता हूँ, सोडियम का जो एमिशन स्पेक्ट्रा आया या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आया, उसको एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई बोहर एटॉमिक थ्योरी को। लेकिन फिर भी ये थ्योरी काफी फेमस हुई और आज भी इसके रिजल्ट्स को यूज किया जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके पॉइंट की तरफ। मेन पोस्टुलेट क्या थे, बोहर की एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है। तो पहला तो ये रदरफोर्ड ने जो बताया था कि भी मैक्सिमम मास और चार्ज सेंटर में है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। पहला पॉइंट तो वही है, लिखो द मास एंड चार्ज and positive charge of an atom maximum mass कर लो बेटा। the maximum mass and positive charge of an atom are concentrated in very small volume at the center of atom called nucleus, ओके, called nucleus। यहाँ पे मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा, जैसे जनरली अगर देखा जाए
तो एक एटम का जो साइज है ना बेटा, वन एटम साइज, यू कैन से वन एटम डायमीटर और साइज एक ही बात है, वो लगभग 10⁻⁻10 मीटर लिया जाता है। कितना? 10⁻⁻10 ऑलमोस्ट, ओके। लेकिन एक जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, उसका डायमीटर या साइज लगभग कितना होगा? 10⁻⁻15 मीटर। 10 और 10⁻15 में कितना डिफरेंस है? 10⁵ ना, 10⁵ मीन्स वॉट? 1 लाख, 1 लाख हो, यानी कि एक एटम के अंदर अगर देखी जाए तो भाई 1 लाख न्यूक्लियस आ सकती है। ये थोड़ा सा कंपेयर कर रहा है, ठीक है, ये डाटा जो ना, तो न्यूक्लियस इतनी छोटी है, ओके। तो ये डाटा याद रखना, कई न्यूमेरिकल में काम आता है, ये यहाँ पे नोट करके रखना। नंबर 2, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, द नेगेटिवली चार्ज्ड, क्योंकि अब पता लग चुका था प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, बस न्यूट्रॉन का पता नहीं लगा था अभी तक। द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, इन फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। ये पॉइंट वो कहां से लाया? ये पॉइंट वो कहां से लाया? द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट, यानी कि ये न्यूक्लियस, अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी इन फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ठीक है। पहला ऑर्बिट इसने के बोला, दूसरे ऑर्बिट का इसने नाम दिया एल, थर्ड ऑर्बिट का नाम दिया एम, एंड सो ऑन, ओके। लेकिन ये कॉन्सेप्ट उसने कहां से बिल्डअप की? देखो बेटा, इससे पहले जो मॉडल आया था ना, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की एक लिमिटेशन थी जो बोहर एटॉमिक मॉडल ने क्लियर कर दी। लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या थी? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने क्या बोला था? ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा, ये एक पॉजिटिवली चार्ज है, ये एक नेगेटिवली चार्ज है, तो ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगी बेटा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जब लगेगी और दूसरा इसकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है ना, इसकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है? एक एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? इसके नजदीक आएगा, है ना, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, और लास्ट में क्या करेगा? ये इसमें फॉल कर जाना चाहिए, और जब फॉल करेगा तो इट मस्ट कोलैप्स और इट मस्ट एक्सप्लोड, एक्सप्लोड होना चाहिए, एक्सप्लोजन। लेकिन क्या हमें दिखता है क्या? एटम तो स्टेबल है, ये देखो इसके अंदर बहुत सारे एटम है, इसके एटम तो एक्सप्लोड नहीं हो रहे। तो बोहर बोला कि भाई आप ये जो बता रहे हो ना कि भी इसके चारों तरफ रिवॉल्व हो रहे हैं, ऐसे तो ये एक्सेलरेट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, लास्ट में इसमें फॉल करना चाहिए और ये एक्सप्लोड हो जाना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, तो इसका मतलब आपका ये मॉडल गलत है। आप ऐसे मानो जैसे मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से न्यूक्लियस के पास में कंटिन्यूअसली नहीं आ सकता, ठीक है, जैसे आपने बोला। अगले पॉइंट में हम उसी को डिस्कस करें। क्या ये पॉइंट नोट डाउन कर लिया आपने? लिखो, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, कहीं पर भी लेफ्ट एंड राइट में स्टार पॉइंट बना के नोट डाउन करो, मैं 2 लाइन इसमें लिखवाना चाहता हूं। लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर रहे हो? करो। हाँ, ये पॉइंट आप कहीं पर भी लेफ्ट एंड राइट ऊपर एक स्टार पॉइंट बना के लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसमें आप नोट डाउन कीजिए। लिखो, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन both are charged bodies, both are
charged bodies. Electron is continuously attracted by the nucleus. Electron is continuously attracted by the nucleus. So when it revolves around the nucleus, then it will accelerate. And come closer and closer to the nucleus, and come closer to the and hence and come closer and closer to the nucleus, and hence lastly must fall in the nucleus. Okay, so there must be an explosion, but it is not the actual case. As atom is stable, होता है. It is not the actual case. So this model is discarded. और उस मॉडल को बोहर ने कर दिया डिस्कार्ड. तो रदरफोर्ड भाई साहब ने जो इतनी मेहनत की थी 1911 में, 1916 के आते आते वो मार्केट से हो जाते हैं आउट. लेकिन न्यूक्लियस के बारे में, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, है ना, एटलीस्ट बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई थी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी. इसका जो थर्ड पॉइंट है वो लिखो. फिर इसने बताया इनकी नेचर को कि ये जो स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं ना, लिखो थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे हम, द एनर्जी ऑफ an electron is fixed in a stationary orbit. एक स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स रहती है ना, which is given by En is equal to -13.6 Z² upon n². इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहाँ पे एनर्जी की यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे कन्वर्ट करेंगे. ये जो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे इसके चार्ज की वैल्यू रख दो 1 एज इट इज मल्टीप्लाइड में. इस पे चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इनटू में ये वोल्ट एज इट इज. कूलम और वोल्ट ये जूल के बराबर होते हैं. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल हुए, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल. ठीक है. तो जब भी अगर कोई बोले कि एनर्जी निकालो इन फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप यहाँ पे n = 1. n क्या है, n = 1 2 3 and so on. If n = 1 orbit is k, n = 2 orbit is l, m and so on. ठीक है. तो ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, ये फॉर्मूला इसको आप याद रखोगे. ये फॉर्मूला बताता है आपको किसके बारे में, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में. सो यहाँ पे आप लास्ट में क्या लिखो, सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड. that is an electron cannot have
all the values of energy, वो मनमानी कोई भी वैल्यू नहीं रख सकता है. An electron cannot have all the values of energy, but it may have some specific values, some specific value as given above. जैसे कि ये वाला, अगर मान लो मैं फर्स्ट ऑर्बिट में देखूं तो बेटा हाइड्रोजन एटम के लिए अलग वैल्यू आएगी, सेकंड ऑर्बिट में कुछ और आएगी. ओके, तो इस तरीके से वो पर्टिकुलर वैल्यू आएंगी एनर्जी की. अब इलेक्ट्रॉन जो है ना, जैसे मान लो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है हमारा, पूरी सेकंड ऑर्बिट है. ठीक है, यहाँ पे n इक्वल टू 1 हो गया, एनर्जी की वैल्यू E1 है. ठीक है, यहाँ पे n इक्वल टू 2 हो गया, एनर्जी की वैल्यू E2 है. ओके, दिस इज K, दिस इज L. तो इलेक्ट्रॉन या तो इस ऑर्बिट में रहेगा या यहाँ पे रहेगा. ठीक है, उसकी एनर्जी या तो E1 हो सकती है या फिर E2 हो सकती है. इन बिटवीन जो वैल्यूज है वो वैल्यूज वो नहीं रख सकता. जैसे यहाँ पे कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन के केस में. ठीक है, फिर यहाँ पे कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. लाइक दैट आगे बढ़ते जाते हैं, है ना. तो बीच वाली जो वैल्यूज हैं, जैसे कि मैं सोचूं कि -9.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, इलेक्ट्रॉन उस वैल्यू को नहीं रख सकता. these values of energies are quantized. लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या है, वो यही है बेटा, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, जो कि बोहर ने दिया था. वो यही कहता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट हैव ऑल द वैल्यूज ऑफ एनर्जी. ये जो लाइन लिख रखी है ना, यही है लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी. बट इट मे हैव सम स्पेसिफिक वैल्यू एज गिवन बाय, ये फॉर्मूला लिख दो, En इज इक्वल टू -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर मान लो मैं हाइड्रोजन एटम ले लेता हूं, एटॉमिक नंबर क्या हो गया 1. अब केवल n की वैल्यू, ये वैल्यू n की वैल्यू 1 2 3 केवल ये डिसाइड करेगी कि ये एनर्जी कितनी होगी. ठीक है ना, n अगर 1 है तो ये एनर्जी, n अगर 2 है तो ये एनर्जी. तो अगर मान लीजिए अब आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और इसको सेकंड ऑर्बिट में जाना है, तो ये क्या करेगा, वो देखेगा कि भाई मेरे पास तो इतनी एनर्जी है, कम एनर्जी है, ये एनर्जी ज्यादा है, तो इसको जो एनर्जी चाहिए वो होगी E2 माइनस E1. ज्यादा एनर्जी माइनस में कम एनर्जी जितनी उसकी है, ये क्या है, डेल्टा E, चेंज इन एनर्जी. तो वो E2 माइनस E1 -13.6 में से इन दोनों का डिफरेंस निकालो बेटा, क्या आया 10.2 ना, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी को अगर ये एब्जॉर्ब कर ले तो ये इसमें चला जाएगा. अगर मैं मान लो इसको देता हूं 10.1 और सोचो कि भाई साहब आप थोड़ा सा यहाँ रह लेंगे, नहीं रहेगा, क्योंकि वो उस एनर्जी को रख ही नहीं पाएगा. वो या तो इतनी एनर्जी रखेगा या इतनी, बीच वाली एनर्जी को नहीं रखेगा. एंड डेल्टा E इज ऑलवेज इक्वल टू, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ जाना है तो डेल्टा E हो गया. अच्छा, ये जो डेल्टा है ना, तो आप देखोगे ये जो डेल्टा है ना, इनके बीच में ये कम होता जाता है. एक्चुअल में एनर्जी का जो डिफरेंस है ना, E2 माइनस E1 फिर E3 माइनस E2, इट इज लाइक दिस. जैसे पहला ऑर्बिट मान लो ये है, सेकंड ये है, इतनी दूरी है, इतनी दूरी मतलब मैं एनर्जी के डिफरेंस को शो कर रहा हूँ. अगले वाला थोड़ा सा पास में आ जाएगा, एनर्जी डिफरेंस में पास में, उससे बाद वाला और पास में, उससे बाद वाला और पास में. ठीक है, उसके बाद वाला और पास में. थोड़ी देर बाद में ऐसे होता है कि ये इसके ऊपर मर्ज करने लगते हैं बेटा. ठीक है ना, क्योंकि अब वो और क्लोज आ रहे हैं और ये बस कहानी खत्म. दूर थे, एनर्जी डिफरेंस मोर, एनर्जी डिफरेंस कम होता जा रहा है. अगर मान लो ये मेरा हाइड्रोजन एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना है, ये भाई साहब यहाँ पे घूम रहा है ना, मस्ती से. इतनी एनर्जी, फिर इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ऐसे करते करते यूं समझ लो कि हाँ बिल्कुल, फिर तो वो बाहर ही आ गया. यहां से लेके बिल्कुल बाहर आने में जितनी एनर्जी चाहिएगी उसी को हम क्या बोलते हैं,
आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। इतनी एनर्जी चाहिए, इतनी तो उसकी खुद की थी यहाँ पे, ये वाली यहाँ पे आने में, यहाँ पे आने में, प्लस इन सबको आने में, फिर वो यहाँ पे आके सरफेस के ऊपर बैठा है। हाँ भाई, किसी को चाहिए तो बताओ, मैं आ सकता हूँ, नहीं तो नहीं, ठीक है। इनको बोलते हैं एक्साइटेड, ये ग्राउंड स्टेट है उसकी, है ना। जो नेचुरल स्टेट है वो ग्राउंड स्टेट, एनर्जी दे के उसको एक्साइट किया गया, दिस इज नोन एज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दिस इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट, दिस इज थर्ड एंड सो ऑन, राइट। एंड यू मस्ट नो, कोई भी एक्साइटेड स्टेट स्टेबल नहीं है, एक्साइटेड स्टेट आर अनस्टेबल। तो अगर मान लो वो इलेक्ट्रॉन बाय द वे चला गया, इसमें चला गया, और अगर वो और आगे नहीं जा रहा है तो क्या करेगा, वो फॉल बैक करेगा, जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी छोड़ देगा, एनर्जी विल बी एमिटेड बैक, ओके। और जितनी एनर्जी, कितनी एनर्जी छोड़ेगा वो, डेल्टा ई, E2 माइनस E1, अगर वो यहां से यहां आया था तो, ठीक है, उसमें से इतनी एनर्जी का फोटोन, अब वो जो फोटोन उसमें से निकलेगा, लाइट का फोटोन, उसकी एनर्जी इतनी होगी, और उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू, उस फोटोन की एनर्जी इतनी होगी ना, तो अगर मेरे पास ये वैल्यू आ जाए ना, तो मैं बेटा यहां से न्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, डेल्टा E डिवाइडेड बाई एच करके फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गया तो C इक्वल टू न्यू लैम्डा, मैं लैम्डा फाइंड आउट कर सकता हूँ, और मैं उसका कलर भी बता सकता हूँ कि भी उसका ये कलर होगा, इस रीजन में फॉल करेगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही नोट डाउन करवा चुका हूँ विबग्योर वाला, ठीक है ना। 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम, 3800 एंगस्ट्रॉम। तो अगर मान लो भाई 7600 है ना, तो अगर 6000 के आसपास है तो वो ऑरेंज कलर में आएगा, 5 to 6 के बीच में तो येलो, लाइक दैट वो हमें दिखेगा। तो ये न्यूमेरिकल आएंगे, कैसे आएगा, एक कैसे बोल देंगे कि एक इलेक्ट्रॉन है, वो भाई थर्ड ऑर्बिट में है, थर्ड ऑर्बिट से और वो फर्स्ट ऑर्बिट में वापस आता है, तो ये वाला डेल्टा प्लस में ये वाला डेल्टा, टोटल एनर्जी कितनी एमिट करेगा, दिस प्लस दिस। आप इसको कैलकुलेट करो, ठीक है, इसको कैलकुलेट करो, कैसे कैलकुलेट करोगे, अपना वो जो फॉर्मूला है ये, इससे कैलकुलेट करोगे। अब थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी निकालोगे, पहले E3 निकल गया, E1 निकल गया, E3 में से E1 घटा दो, वो आ जाएगा डेल्टा ई, टोटल डेल्टा ई आ जाएगा, उसको पुटअप कर दो h के बराबर, वहां से आप फ्रीक्वेंसी निकाल लो, फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद आप लैम्डा निकाल लो, दैट्स इट। कलर बता सकते हो आप, ठीक है, इट इज ओके। थर्ड पॉइंट क्या लिखा हमने, ये वाला लो ऑफ क्वांटाइजेशन, यहीं पे लिख लेना, दिस इज कॉल्ड, लास्ट में, दिस इज कॉल्ड लो ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना बेटा, क्योंकि हम अलग से डिफाइन नहीं करेंगे हम, ओके। तो थर्ड पॉइंट है वो लो ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के बारे में दिया था बोहर ने, ठीक है। पहला तो दिया न्यूक्लियस के बारे में कि भी न्यूक्लियस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते। दूसरा बताया इसने स्टेशनरी ऑर्बिट की कॉन्सेप्ट के बारे में कि भी उनके ऑर्बिट फिक्स है। तीसरा बताया लो ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। एक पॉइंट नोट डाउन और कर लो, फोर्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम of an electron is always quantized, is always quantized, यानी कि इसकी भी हर एक वैल्यू नहीं हो सकती। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज, या तो ये या ये, बीच वाली वैल्यू नहीं होंगी, क्वांटाइजेशन का मीनिंग वही होता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, that is always quantized, which is called law of quantization of angular momentum, okay। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है बेटा, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, ये बोहर ने दिया था, ठीक है, ये बोहर ने दिया था। देखो लीनियर मोमेंटम क्या होती है, लीनियर मोमेंटम स्मॉल p से डिनोट करते हैं मास इनटू वेलोसिटी, ये होती है लीनियर मोमेंटम, ठीक है। जब कोई पार्टिकल लीनियर मोशन में जाता है तो उसका मास होगा m, वेलोसिटी होगी v,
लेकिन वही पार्टिकल जब सर्कल में घूमता है, यानी कि एक रेडियस वाले सर्कल में घूमता है किसी ऑर्बिट में, स्टेशनरी ऑर्बिट में फॉर एग्जांपल, तो अब उसके अंदर लीनियर मोमेंटम की बजाय क्या होगी, एंगुलर मोमेंटम। अगर लीनियर मोमेंटम को मैं रेडियस से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या हो जाती है, एंगुलर मोमेंटम। तो दिस इज आवर एंगुलर मोमेंटम, एल, कैपिटल एल, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय कैपिटल एल। एम वी आर किसके बराबर होगी, एन एच अपॉन 2 पाई, वेयर एन इज nth ऑर्बिट, वेयर एन इज nth ऑर्बिट। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो भाई h अपॉन 2 पाई होगी उसकी एंगुलर मोमेंटम। अगर सेकंड ऑर्बिट है तो 2h अपॉन 2 पाई होगी, है ना, h अपॉन 2 पाई या फिर 2h अपॉन 2 पाई या फिर 3h अपॉन 2 पाई। बीच वाली वैल्यू, कोई भाई साहब ये सोचे कि 1.5h अपॉन 2 पाई हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सारी की सारी वैल्यू नहीं रखेगा वो इलेक्ट्रॉन, डिस्क्रीट वैल्यू आफ्टर सम गैप, ओके, केवल वही रख पाएगा, बीच वाली वैल्यूज या कंटिन्यूस वैल्यू नहीं रख पाएगा, ठीक है, इन एन एटम। यही है लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और यही उसका फोर्थ पॉइंट, ठीक है। नोट डाउन करो बेटा, ये फॉर्मूला याद रखना, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। इसका जो है ना, बोहर ने कोई प्रूफ नहीं दिया था, यस, प्रूफ दे ही नहीं पाया वो, लेकिन वो बोला कि नहीं भाई होगा ऐसे ही। वो नहीं कहते जिसको कि भाई उसको पता लग गया लेकिन वो प्रूव नहीं कर पाए इस चीज को कि भाई मैं इसको प्रूव कैसे करूं। इसको प्रूव बाद में किया था डी ब्रोगली ने, हम आएंगे बाद में, उसके इस पोस्टुलेट को प्रूव किया था डी ब्रोगली ने, उसके ऊपर हम आएंगे धीरे धीरे। हम डी ब्रोगली भाई साहब से, अभी हम 1916 में है, डी ब्रोगली आया था 1924 में, है ना, अभी 8 साल बचे हैं, अभी 8 साल तक भाई साहब को राज करने दो, है ना। कौन कर, अभी मार्केट में कौन है 1916 में, बोहर घूम रहा है, बोहर का राज चल रहा है चारों तरफ, बोलबाला है। ओके बेटा, तो इस पॉइंट के साथ आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम कंक्लूड करेंगे नेक्स्ट। ओके, इसके कुछ न्यूमेरिकल भी लेंगे। ओके, चलो।